रे दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौसमा, मरने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो मेरे शेरों, मेरे साथियों, आपको बगावत करना है। इस बार एग्जाम आ चुका है आपका, 19 और 20 दिसंबर को एग्जाम होना है जेल वार्डन और फायरमैन का। तो सफलतागंज से आपकी सफलता निश्चित होनी चाहिए। इसी क्रम को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं हिंदी के अगली वीडियो की तरफ, साथ में जिसमें हमने पिछले वीडियो में बात किया है शब्दों के वर्गीकरण के विषय में, तो उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। साथियों देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करिएगा जो लोग नए आए हुए हैं। और वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखिएगा ताकि मेरी बात आप तक पहुंच सके, मेरी बात आपकी समझ में आ सके। साथियों जारी करते हैं, क्रम को आगे जारी रखते हैं। साथियों जैसे हमने बात किया है शब्दों के वर्गीकरण में, तो आप शब्द तक समझ चुके हैं कि हमने पढ़ा भी वर्णमाला, वर्णमाला के पश्चात वर्णों का जो कलेक्शन हुआ, संग्रह हुआ, उसको मिलाने के पश्चात हमने संधि बनाई। और संधि क्या बन चुकी थी, संधि जब बन जाती है, कोई शब्द लिख दिया जाता है तो वही क्या हो जाता है, वो फिर एक शब्द का रूप लेता है। वर्ण मिलते हैं, वर्ण क्या करते हैं, एक शब्द का रूप देते हैं। और फिर हमने शब्दों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया है, उसको आपने समझा है। अब हम देखते हैं उन शब्दों का प्रयोग किस तरीके से होता है। तो साथियों शब्द, एक क्वेश्चन आएगा, शब्द और पद में अंतर क्या होता है। एक शब्द होता है और पद क्या होता है। शब्द और पद दो शब्द हैं, इनमें फर्क क्या होगा, अंतर क्या होगा साथियों, तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जो शब्द होता है साथियों वो स्वतंत्र रूप से लिखा होता है। जैसे अगर हम लिख देते हैं राम, तो ये क्या होगा, एक शब्द होगा। यदि हम लिख दें राम स्कूल जाता है, तो राम क्या हो जाएगा, एक पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। अर्थात राम क्या है, राम एक पद हो गया। अभी ये शब्द था क्योंकि स्वतंत्र था, अब क्या हो रहा है, अब ये एक वाक्य में बंध रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, ये पद का रूप ले रहा है। तो साथियों हम अब देखेंगे कि शब्द, हालांकि ये सारे शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग किस तरीके से है, शब्द क्या कहलाएंगे, उनके विषय में हम जानते हैं। तो साथियों हमने जो शब्दों का वर्गीकरण था, जो चौथा पार्ट था, उसमें हमने बताया था आपको कि विकार के आधार पर, विकार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, विकार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण या शब्दों के प्रकार। तो यहां पर जो साथियों बात आई थी, यहाँ पर जो शब्द होते थे आपके वो दो प्रकार के हो रहे थे साथियों। एक आपके हो रहे थे विकारी और दूसरे क्या हो रहे थे, दूसरे अविकारी। तो साथियों आज हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं कि विकार के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण होता है वो कितने भागों में होता है। वो साथियों दो भागों में होता है, एक होता है साथियों विकारी और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अविकारी। हमने इस पर आपको बताया था, इन शब्दों का अर्थ बताया था। विकार का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन, और अविकारी का मतलब विकारी, और इसके आगे क्या लगा हुआ है, आ उपसर्ग लगने के पश्चात इसका अर्थ हो जाता है परिवर्तित न होने वाला। विकारी परिवर्तित होने वाला, अविकारी परिवर्तित न होने वाला। और परिवर्तन किसके अनुसार होना चाहिए, वो हमने बताया था लिंग वचन कारक के अनुसार, लिंग वचन और कारक के अनुसार। लिंग मतलब क्या होता है, जेंडर होता है। वचन मतलब नंबर होता है, एक है या दो है। कारक क्या होता है, कारक संबंध बताते हैं वाक्य में जो एक दूसरे शब्द दिए होते हैं। वाक्य में कई शब्द दिए होते हैं, उनके मध्य जो संबंध निर्धारित करते हैं कि किस शब्द का किससे क्या संबंध है, वो चीज डिसाइड करते हैं साथियों कारक। तो इन तीनों चीजों की वजह से क्या होता है, इनमें परिवर्तन हो रहा होता है। इनमें क्या होगा, परिवर्तन होगा और इनमें परिवर्तन नहीं होगा। तो विकारी परिवर्तित होने वाले, अविकारी परिवर्तित न होने वाले। साथियों हम इसी के विषय में बात करेंगे। तो ये हो जाता है शब्द और पद। शब्द और पद में अंतर क्या होगा, जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप से लिखा होगा तो साथियों वो क्या होगा, शब्द होगा। परंतु यदि वो किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया गया है तो साथियों वो क्या हो जाएगा, वो साथियों पद हो जाएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं साथियों विकारी और अविकारी की तरफ। यही आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है साथियों, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है आपको।
तो यहाँ पर हम बात करते हैं विकारी शब्दों की। विकारी शब्द अर्थात परिवर्तित होने वाले किसके अनुसार? लिंग वचन कारक के अनुसार। तो इसके अंतर्गत हमने बताया था क्या आता है साथियों? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और चौथा जो था साथियों विशेषण। तो जो आज का जो सेशन होगा, आज की जो वीडियो होगी साथियों, वो आपकी होगी संज्ञा के विषय में। आज आप देखेंगे संज्ञा को साथियों। तो डाल देते हैं संज्ञा। साथियों इसके विषय में हमें चर्चा करना है। तो अब अगर बात आती है संज्ञा, संज्ञा क्या होती है, संज्ञा की डिफिनेशन क्या होती है? तो साथियों कहीं न कहीं शब्द जो हमें क्या पता है, संज्ञा मतलब कि कभी कभी आपने सुना होगा कि मामले को संज्ञान में लिया गया है या मामले को संज्ञान में लिया गया है। संज्ञान मतलब क्या होता है? जानकारी में होना। क्या होगा? जानकारी में होना। अर्थात क्या होगा? किसी भी दुनिया में कोई भी वस्तु है, यदि उसका नाम है और आप उसको उसके नाम से जान रहे हैं, तो फिर क्या होगी? वो संज्ञा होगी। मतलब किसी वस्तु को जानने के लिए जो एक विशेष नाम दिया गया है, उसको एक नाम दिया गया है, वही साथियों क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा को आप कह सकते हैं, जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे, कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो हम सरल भाषा में कह सकते हैं, दुनिया में जो कोई वस्तु है यदि उसका नाम है तो कहीं न कहीं वो क्या है? संज्ञा है। दुनिया में कोई जो नाम है वो क्या है? संज्ञा है। तो साथियों संज्ञा क्या होगा कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। जानने के लिए एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, वही नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है साथियों। तो संज्ञा ये हो जाती है। अब अगर हम बात करते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो साथियों अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं साथियों। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अर्थ के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं साथियों। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इनके भेदों के विषय में। जो पहला भेद होता है साथियों वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात प्रॉपर नाउन। साथियों दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। और साथियों तीसरा होता है आपका समूहवाचक संज्ञा। और चौथी साथियों होती है आपकी भाववाचक संज्ञा। और पांचवी होती साथियों द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस तरीके से संज्ञा जो होती है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम है वो संज्ञा है। और अर्थ के अकॉर्डिंग संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। अर्थात आपसे कहेंगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे 5। कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। तो ये 5 भेद हो जाते हैं। अब इनके हम भेद के विषय में बात करते हैं। तो साथियों इसको आप नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। जैसा कि हमने बताया संज्ञा है 5 भागों में विभाजित है। और इसका जो पहला हमने बताया है आपको व्यक्तिवाचक, और दूसरा हमने साथियों बताया है आपको जातिवाचक। तो इसके विषय में जहां तक काफी ज्यादा आपको कंफ्यूजन होता है वो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में साथियों होता है। और आज के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, सारे डाउट दूर हो जाएंगे। आज के बाद आप व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो साथियों अगर हम बात कर लेते हैं व्यक्तिवाचक, व्यक्ति और जाति, यहाँ पर 2 शब्द लिखे हुए हैं, व्यक्ति और जाति। तो व्यक्ति कहें कि आप व्यक्तिगत ऐसा कर लीजिए, तो व्यक्तिगत का आशय क्या होगा या व्यक्ति का आशय क्या होगा? तो व्यक्ति का आशय साथियों होगा एक। व्यक्ति क्या होगा? व्यक्ति एक होगा। या कहें व्यक्तिगत करना है अर्थात क्या है? अकेले करना है। और जात की बात करें साथियों, तो जात में क्या होगा? जात में कितने लोग आ सकते हैं? बहुत सारे, अर्थात अनेक लोग आ सकते हैं जात में। अब यहाँ पर हमें देखना है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को। तो व्यक्तिवाचक क्या है? पर्टिकुलर एक है। और जातिवाचक क्या है? उसी तरीके से बहुत सारे लोग। अर्थात व्यक्तिवाचक सिंगल होगा और जातिवाचक में बहुत सारे लोग होंगे।
अब साथियों अगर हम बात कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं इसको, ये एक होगा और ये क्या होंगे, अनेक होंगे। जात के अंतर्गत क्या होगा, अनेक होंगे। जैसे अगर हम बात करें साथियों, हम एक शब्द लिखते हैं साथियों नदी। अगर हम साथियों नदी लिखते हैं तो फिर नदी शब्द आपको क्या कर रहा है, आपको बता रहा है नदी क्या है। नदी के तहत आप लिखने के पश्चात आप ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं किस नदी के विषय में बात की जा रही है। अर्थात नदी मतलब क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। क्यों है, क्योंकि नदी क्या है, पर्टिकुलर किसी नदी का नाम नहीं दे रही है। अगर यहाँ पर हम लिख देते साथियों गंगा, तो फिर क्या होगा, गंगा पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष, सॉरी एक व्यक्तिगत एक नदी के विषय में बात कर रहे हैं। लेकिन नदी मतलब क्या है, कोई भी नदी हो सकती है। तो नदी क्या है, एक जाति है। मतलब क्या होगा, नदी एक जाति है। नदी क्या होगा साथियों, एक जाति होगी। वैसे अगर हम यहाँ साथियों लिखते हैं पर्वत, अगर एक शब्द हम लिखते हैं पर्वत, तो फिर पर्वत क्या कर रहा है, पर्वत एक पर्टिकुलर किसी एक चीज को नहीं, अपितु सारे पर्वतों को डिफाइन कर रहा है या उनको प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन यदि यहाँ पर हम लिखते हैं हिमालय, तो हिमालय लिखने के पश्चात क्या होगा, आप पर्टिकुलर किसी एक पर्वत के विषय में जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं। व्यक्ति मतलब एक और जाति मतलब साथियों अनेक। जैसे यहाँ पर हम साथियों लिखते हैं किताब, तो किताब क्या हो रही है, अब किताब कौन सी किताब है नहीं पता, लेकिन क्या है, किताब है। पूरे किताबों को ये प्रमोट कर रही है। लेकिन यहाँ पर यदि हम लिखें क्या, यहाँ पर साथ हम लिख देते हैं महाभारत या रामायण, ऐसा कुछ लिख दें, तो ये क्या कर रही है, ये साथियों पर्टिकुलर किसी एक बुक को दिखा रही है। और ये क्या है, सारे बुक या किताब को दिखा रही है। तो ये चीजें क्या है, ये साथियों जातिवाचक हैं। और जातिवाचक के तहत क्या होता है मेरे दोस्तों, बहुत सारी चीजें आती हैं उसी टाइप की। अब नदी में कोई भी नदी हो सकती है, पर्वत में कोई पर्वत, किताब में कोई किताब। जैसे साथियों अगर लिखा जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है पेड़, पेड़। अब पेड़ क्या होगा, पेड़ साथियों जातिवाचक होगा। क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि पेड़ बहुत सारे होते हैं, पेड़ तो बहुत सारे होते हैं। यदि यहाँ पर लिखा जाता आम का पेड़, तब क्या होता, तब आम का पेड़ पर्टिकुलर एक विशेष पेड़ को दर्शा रहा है। लेकिन पेड़ क्या हो रहा है, पेड़ सभी पेड़ों को, अब पेड़ पता नहीं कौन सा पेड़ है, पेड़ पूरी पेड़ों की जाति है। तो ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पर ये जातिवाचक हो जा रहा है और ये क्या साथियों व्यक्तिवाचक है। आशा करते हैं बहुत अच्छी तरीके से आप समझ रहे होंगे बातों को। तो यहाँ पर क्या होगा, पेड़ क्या होगा जातिवाचक, और आम का पेड़ या बबूल के पेड़, बरगद के पेड़, किसी पेड़ का नाम देंगे तो साथियों क्या हो जाएगा, तब ये साथियों हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। जैसे अगर साथियों एक शब्द लिखते हैं नेता, अगर एक हमने शब्द लिखा साथियों नेता, तो फिर आप क्या बताएंगे, अब नेताजी कौन से नेता है पता नहीं ना, लेकिन क्या हो रहा है बहुत सारे नेता होते हैं, तो फिर क्या हो रहा है, ये जातिवाचक है। लेकिन यदि लिखा जाता सुभाष चंद्र बोस, ऐसा लिख देते, तो फिर क्या होता, तब ये पर्टिकुलर एक विशेष नेता का नाम हो जाता। या किसी नेता का नाम लिख दें, मान लीजिए राजनाथ सिंह लिख देते हैं, कोई भी लिख देते हैं, बहुत सारे नेतागण हैं। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर नेता लिखने से क्या हो रहा है, किसी एक व्यक्ति का पता नहीं चल रहा है, अपितु क्या हो रहा है, नेता समूह समाज का पता चलता है। लेकिन जब राजनाथ लिख देते हैं, मुलायम सिंह लिख देते हैं, सुभाष चंद्र बोस लिख देते हैं, आपके मोदी जी लिख देते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर साथ में यहाँ पर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक क्या होगा, जब पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति या एक विशेष के विषय में बात होगी तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। और जातिवाचक में साथियों क्या होगा, जब उसके पूरे समाज को दर्शाया जाएगा, जब उसके पूरे समाज को दर्शाया जाएगा तो साथियों क्या होगा, वो फिर वो जातिवाचक हो जाएगा। तो आशा करते हैं बहुत अच्छी तरीके से आप बातों को समझ पा रहे होंगे। तो ये इस तरीके से क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक हो जाते हैं। जैसे अगर साथियों हम याद रखते पशु, तो फिर पशु क्या हो जाएंगे, पशु जातिवाचक हो जाएंगे। और यहाँ यदि हम लिखते हैं साथियों गाय, तो फिर क्या होगा, इन दोनों में ये क्या हो जाएंगे, इसके अपेक्षा ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पशु में क्या लिखते हैं, अगर गाय लिख दें तो फिर गाय इसकी अपेक्षा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन इसके अंतर्गत तो बात करें तो ये भी जातिवाचक में ही आ सकता है। क्योंकि गाय क्या होता है, गाय में अभी आप गाय को बता रहे हैं, लेकिन गाय के अंदर क्या होता है, बहुत सारी नस्लें होती हैं। तो जब पर्टिकुलर नस्ल की बात होगी, जैसे गिरी गाय, गिरी गाय होती है, तो जब गिरी गाय की बात आएगी
तो फिर क्या हो जाएंगी, ये व्यक्तिवाचक हो जाएंगी। तो वैसे क्या होगा, पशु की अपेक्षा ये क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक हो जाएगी। लेकिन इसको भी अगर पर्टिकुलर सिंगल दी हुई है तो गाय भी क्या हो जाएगी, जातिवाचक में हो जाएगी। लेकिन जब गाय की नस्ल की बात होगी तो साथियों वो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक हो जाएगी। तो साथियों जैसे अगर हम लिख देते हैं मेज लिख देते हैं या कुर्सी लिख देते हैं तो फिर ये क्या हो जाएंगी, ये अब कुर्सी मेज का मतलब क्या है, हमें पता नहीं कौन सी मेज है। लेकिन यहाँ पर जैसे कुर्सी की बात करें तो कुर्सी तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन पर्टिकुलर हमें किसी कुर्सी का ब्रांड नहीं पता है। जैसे नीलकमल हो जाए, सिलो हो जाए, इस तरीके से नाम पता होंगे तब क्या हो जाएगी, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। तो यहाँ पर मेज, बहुत सारी मेजें होती हैं, तो मेज क्या हो रहा है, सारी मेजों को दर्शा रहा है। और यहाँ पर जब पर्टिकुलर किसी एक विशेष मेज का जिक्र आएगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। लेकिन जब कुर्सी मेज इस तरीके से आ रहा है तो फिर क्या होगा, ये जातिवाचक है। कुर्सी मतलब नीलकमल की है, किसकी है पता नहीं साथियों, तो फिर क्या हो रहा है, ये जातिवाचक है। अगर इसका नाम दिया होगा तो साथियों क्या हो जाएंगे, फिर ये हो जाएंगे आपके व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। और दूसरी चीज साथियों क्या होता है, जो जातिवाचक है, इसमें अगर हम लिख दें किसी शहर, इसे हम लिख देते हैं शहर साथियों, तो शहर क्या हो जाएगा, समझ पा रहे होंगे कि शहर क्या होगा। अब शहर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं कौन सा शहर है, अर्थात क्या है, शहर सारे शहरों को दर्शाता है। तो क्या होगा, जातिवाचक। और व्यक्तिवाचक में अगर हम लिख देते हैं लखनऊ तो फिर क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कानपुर लिख देते हैं, किसी शहर का नाम लिख रहे हैं तो फिर क्या है, वो व्यक्तिवाचक है। लेकिन जब हम शहर लिख रहे हैं तो साथियों क्या है, फिर ये क्या है, फिर ये हो जाता है आपका जातिवाचक। जैसे साथियों हम लिखते हैं लड़का, लड़का लिख रहे हैं, अब कौन सा लड़का, सारे लड़कों को दर्शा रहा है। लेकिन जब हम लिखते हैं राम श्याम ऐसा लिखते हैं तो फिर क्या हो रहा है, किसी का नाम लिख दें तो फिर क्या हो जाएंगे, फिर ये साथियों क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। अगर पूछे लड़की तो लड़की क्या है, जातिवाचक है। अब यहाँ पर किसी का नाम दिया हो, किसी का नाम हो सकता है, बहुत सारे नाम होते हैं, तो फिर क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे साथियों व्यक्तिवाचक। तो लड़की लड़का जैसे लिख दें माता, तो माता, माता शब्द क्या है, जातिवाचक है। लेकिन पर्टिकुलर किसी माता के विषय में, जैसे कहें सीता माता, तो फिर क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो माता पिता से कहें डॉक्टर साथियों, तो डॉक्टर क्या हो रहा होगा, डॉक्टर बहुत सारे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं किस डॉक्टर के विषय में बात हो रही है। तो यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तब क्या हो जाएंगे, वो व्यक्तिवाचक। लेकिन कहा जाए कि डॉक्टर जा रहे हैं तो फिर डॉक्टर क्या होगा, फिर वो क्या होगा, अगर डॉक्टर दिया हुआ है तो फिर क्या होगा, वो साथियों वो हो जाएगा आपका जातिवाचक। तो इस तरीके से आशा करते हैं आप बातों को समझ चुके होंगे, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। अर्थात ये कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक के तहत केवल पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष की जिक्र होता है, या व्यक्तिगत किसी वस्तु के विषय में होगा, या व्यक्तिगत किसी स्थान के विषय में होगा, या किसी व्यक्ति विशेष के विषय में चर्चा होगी तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। जातिवाचक में क्या होगा, पूरे समुदाय को लिया जाएगा। हम साथियों ये व्यक्तिवाचक और जातिवाचक हो जाते हैं। उसके बाद साथियों हम बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन जो दिए होते हैं वो एक पर्टिकुलर एक शब्द में ना दे करके उनको एक पद में दिया जाता है या एक वाक्य में पिरोया जाता है। तो साथियों वाक्य में किस तरीके से पिरोया जाता है, कभी कभी क्या होता है, व्यक्तिवाचक जो शब्द होते हैं या संज्ञा होते हैं उनको जातिवाचक में कर दिया जाता है, और जो जातिवाचक में होते हैं साथियों उनको हम व्यक्तिवाचक में कर देते हैं। तो साथियों हम देखते हैं पहले व्यक्तिवाचक से साथियों जातिवाचक में, किसी व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में कैसे बदलते हैं और जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में कैसे बदलेंगे, इसको हम देखेंगे साथियों। अब जैसे साथियों यहाँ पर दिया हुआ व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में परिवर्तन। व्यक्तिवाचक जो शब्द हैं उनका जातिवाचक में परिवर्तन किस तरीके से होगा साथियों, उसको देखते हैं। तो अभी हमने बताया कि जैसे जातिवाचक में अगर एक शब्द लिखा जाए मानव, तो मानव क्या होगा,
जातिवाचक होगा। लेकिन मानव के अंतर्गत अगर किसी का नाम दे दिया जाए रमेश, तो फिर क्या हो जाएगा, ये फिर साथ में व्यक्तिवाचक हो चुका ना। तो ये व्यक्तिवाचक हो गया और ये जातिवाचक हो गया। अब हम देखते हैं कभी कभी क्या होता है, व्यक्तिवाचक शब्द तो होते हैं परंतु उनको वाक्य में पिरोकर जातिवाचक बना दिया जाता है। जैसे साथियों यहाँ पर हम देखें व्यक्तिवाचक में क्या होगा, जैसे नाम लेते हैं जयचंद, बहुत बार एक आता रहता है जयचंद। अब जयचंद क्या है, एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम है, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम है। लेकिन जब ये वाक्य में पिरोकर पूछ ले आपसे कि देश को जयचंदों से हानि है, ये दिया हुआ है देश को जयचंदों से हानि है, और पूछे इस शब्द को अंडरलाइन करे और आपसे पूछे बताइए निम्न में से कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक बताएंगे कि जातिवाचक। साथियों कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर आप व्यक्तिवाचक बताएंगे कि जातिवाचक बताएंगे। साथियों तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर जातिवाचक हो रही है। क्यों हो रही है, अब कुछ लोग बताएंगे, कुछ लोग क्या बताएंगे कि सर यहाँ बहुत सारे हो रहे हैं। तो मैटर बहुत सारे लोगों का नहीं है, मैटर क्या है कि इतिहास में आपने पढ़ा होगा 1992 जयचंद ने क्या किया था, एक युद्ध हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध 1992। उसमें क्या होता है साथियों कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो पराजित होते हैं इससे मोहम्मद गोरी से। उसका साथ कौन देता है, जयचंद देता है। अर्थात इसने क्या किया था, अपने देश के राजा के साथ गद्दारी की थी। तो फिर क्या होता है, इसे कहा जाए देश को जयचंदों से हानि है। तो यहाँ पर जयचंदों का आशय क्या है, गद्दार, मतलब कि दगा देने वाले। तो कहा जा रहा है देश को जयचंदों से हानि है। तो जयचंद किसी व्यक्ति का नहीं, मतलब कि ऐसे लोग जो देश विरोधी हैं, देश को उनसे हानि है। लेकिन यहाँ पर जब जयचंद लिखा जाता है तो जयचंद वो ही नहीं, बहुत सारे अदर जयचंद हो सकते हैं। तो फिर यहाँ पर ये जब जयचंद लिखा हुआ है तब क्या है साथियों, व्यक्तिवाचक है। और यहाँ पर जब लिखा हुआ है तो साथियों क्या है, तब ये साथियों है जातिवाचक, क्योंकि इस व्यक्ति ने ऐसा काम किया कि इसके नाम से एक ब्रांड बन गया। कौन सा ब्रांड, गद्दार ब्रांड। साथियों जयचंदों से हानि है, बहुत बार होता है, कहा जाता है कि जयचंद हो रहा हो, अर्थात क्या होता है, उसका आशय होता है कि एकदम गद्दार इंसान हो। उसके बाद जैसे साथियों दूसरा शब्द अगर हम बात करते हैं हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र ऐसा शब्द दिया होता है। अब इसमें साथियों अगर पूछता है हरिश्चंद्र, तब ये क्या है, तब साथियों ये है व्यक्तिवाचक। लेकिन कहा जाए कि आज समाज में हरिश्चंद्रों की कमी है, आज समाज में हरिश्चंद्रों की कमी है। तब जो हरिश्चंद्र था तो किसी का भी नाम हो सकता है, तो क्या था, व्यक्तिवाचक था। तब क्या था, व्यक्तिवाचक था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हरिश्चंद्र दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक अनेक होने का आशय नहीं है। यहाँ भी आशय किस चीज का है कि आज समाज में हरिश्चंद्रों की कमी। हरिश्चंद्र मतलब वो सत्यवादी राजा जिन्होंने सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपना सब कुछ त्याग कर दिया। तो वो क्या थे, उन्होंने सत्य को अपनाया। तो यहाँ इस शब्द का आशय है कि आज समाज में सत्यवादी लोगों की कमी है। तो इन्होंने कुछ ऐसा काम किया कि इनके नाम से एक ब्रांड बना, एक ऐसे लोगों को एक पहचान मिली जो सत्यवादी थे। या कहा जाए कि बहुत बड़े हरिश्चंद्र हो, तो कहने का आशय क्या होता है कि बहुत बड़े आप सत्यवादी हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जातिवाचक हो रही है और ये चीज क्या है, ये व्यक्तिवाचक है। ये साथियों क्या है, व्यक्तिवाचक है और ये जातिवाचक है। जैसे कि साथियों कहा जाता है, अगर लिखा जाता है सीता, अगर एक शब्द लिखा जाता है सीता, तो फिर क्या होगा, सीता व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन इसी को एक वाक्य में डाला जाए, कहा जाए कि आज के युग में हर घर में सीता विद्यमान है, या आप ये भी कह सकते हैं कि विद्यमान नहीं है, दोनों कह सकते हैं। तो क्या होगा, सीता क्या होगा, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम, सॉरी किसी महिला, किसी लेडीज का नाम हो सकता है। तो फिर क्या होगा, वो व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन जब कहा जाए कि आज के समय में हर घर में सीता विद्यमान है, अब ये पता नहीं कहां तक सही है,
तो फिर ये चीज क्या होगी, यहाँ पर सीता का आशय क्या है, सीता का आशय उस सीता माता से है जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने एक अपने नाम से एक ऐसा आदर्श स्थापित किया है समाज में जिनसे उनको एक अलग पहचान मिली है। तो फिर क्या होगा, सीता मतलब कि बहुत ही सती सावित्री ऐसा कह सकते हैं, या एक आदर्श, या कह सकते हैं स्वयं पर निर्भर रहने वाली या स्वावलंबी महिला, जिन्होंने क्या किया कि वन में रहते हुए खुद के दम से क्या किया, अपने बच्चों का पालन पोषण किया। तो स्वावलंबी महिला कह सकते हैं आप। तो फिर क्या होगा, उनको पहचान मिली किससे, एक स्वावलंब नाम से, या स्वावलंबी होने से उनकी पहचान मिली। तो फिर क्या होगा, वहां पर हो जाएगा जातिवाचक। लेकिन जब सीता पर्टिकुलर अलग दिया होगा तो साथ में क्या हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। तो इस तरीके से क्या होता है कि कई दफा ये आपको विशेष ध्यान देना है, दो एग्जांपल कि आज देश में हरिश्चंद्रों की कमी है। पहला चीज तो ये पूछेगा, हरिश्चंद्रों शब्द को अंडरलाइन करेगा, पूछेगा निम्न में से बताइए कौन सी संज्ञा है, तो आप बताएंगे जातिवाचक। और दूसरा बहुत बार आता है कि बताइए निम्न में से क्या होगा, वो क्वेश्चन आपका होता है कि आज देश को जयचंदों से हानि है, तो वहां पर जयचंदों शब्द क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है साथियों। तो यहाँ पर क्या था, आपने देखा व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, और फिर क्या होता है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, तो साथियों जातिवाचक से व्यक्तिवाचक किस तरीके से बन सकते हैं शब्द, जैसे साथियों दिया होता है नेता, हमने बताया था कि नेता शब्द क्या होता है, जातिवाचक होता है, क्योंकि नेता कहने से आप किसी पर्टिकुलर नेता को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब एक वाक्य में लिखा जाए कि नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो यहाँ पर जो नेताजी लिखा हुआ ये चीज किसको बता रही है, ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष अर्थात नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ पर जो नेताजी लिखा हुआ है, क्योंकि ये कथन किसका है, ये कथन है नेताजी अर्थात सुभाष चंद्र बोस का। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, नेता ये जातिवाचक है लेकिन ऐसा लिखा हुआ है, तो ये नेताजी पर्टिकुलर जो ये वाक्य है ये दर्शाता है किसको, ये इशारा करता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरफ। तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि जो पहचान है सुभाष चंद्र बोस की वो अपनी व्यक्तिगत पहचान है। क्योंकि ये जो नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो फिर जब नेता लिखा जाएगा, पर्टिकुलर अलग लिखा है नेता, क्या होगा, तो नेता साथियों जातिवाचक होगा। लेकिन वही नेताजी जब क्या होगा, एक वाक्य में पिरो दिया गया है, बांध दिया गया है, तो फिर साथियों वो हो जाता है आपका व्यक्तिवाचक। जैसे लिखा जाता है पंडित, लिखा गया पंडित। अब पंडित क्या है, पंडित एक जाति है, बहुत सारे लोग इसके तहत हैं, लेकिन कहा जाए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो फिर या कहा जाए, सॉरी अभी तो नाम हो गया, यहाँ पर इसे पंडित लिखा हुआ है और इधर लिखा जाए कि पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो फिर ये पंडित कौन है, फिर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, क्योंकि आपको पता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ जो पंडित है वो एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो फिर पंडित जी वो एक ही तो पंडित थे जो प्रधानमंत्री थे, अर्थात कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लिखा जाए शास्त्री, तो शास्त्री क्या होगा, शास्त्री साथियों हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। लेकिन कहा जाए कि शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, तो दूसरा प्रधानमंत्री अर्थात लाल बहादुर शास्त्री। तो फिर ये शास्त्री क्या है, जब अलग लिखा हुआ है तो जातिवाचक है, लेकिन कहा जाए शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, तो फिर वहां पर शास्त्री जी जो अंडरलाइन होगा वो साथियों हो जाएगा आपका क्या, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे साथियों लिखा होता है गोस्वामी, गोस्वामी एक जात होती है, अब गोस्वामी लिखा हुआ है तो फिर क्या होगा, जातिवाचक। लेकिन यही गोस्वामी क्या कर दिया जाए, लिखा जाए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, रामचरितमानस की रचना की। तो फिर ये गोस्वामी जी कौन है, अभी ये गोस्वामी जातिवाचक हैं, परंतु ये गोस्वामी कौन है, तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास। तो फिर ये क्या हो जाएगा, फिर साथियों ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। तो इस तरीके से क्या होता है, कई दफा
व्यक्तिवाचक से जातिवाचक और जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, ऐसा प्रयोग होगा वाक्य में ही। पर्टिकुलर जब दिए जाएंगे तो हमने जैसे बताया आपको वैसे करना है कि व्यक्ति क्या होगा, एक होगा, और जात में क्या होगा, अनेक लोग आएंगे। व्यक्ति एक होगा, जात में अनेक लोग आएंगे, ऐसा होगा। उसके पश्चात साथियों क्या होगा, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में परिवर्तन एक वाक्य में ही देखने को मिलेगा, और जातिवाचक का परिवर्तन व्यक्तिवाचक में ये भी एक वाक्य में ही देखने को मिलता है साथियों। तो आशा करते हैं आप व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को भली भांति समझ चुके होंगे। तो उसके पश्चात साथियों हम बढ़ते हैं तीसरी तरफ, जो तीसरी कंडीशन थी। तो साथियों तीसरा जो हमने लिखा है वो लिखा है समूहवाचक या भाववाचक, कोई क्रम नहीं है, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। अब यहां हम बात करते हैं तो भाव का आशय क्या होता है, भाव मतलब होता है फीलिंग्स। भाव मतलब क्या होता है, फीलिंग्स। साथियों फीलिंग्स क्या होंगी, जैसे कि हमने व्यक्तिवाचक की बात की तो व्यक्ति मतलब पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष का नाम होना चाहिए। जातिवाचक में उसके तहत बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। और फिर हम बात करें भाववाचक की, तो भाव मतलब क्या हो, फीलिंग्स की बात हो। और फीलिंग्स क्या होगी साथियों, फीलिंग्स ना ही कभी तौली जाएंगी ना ही कभी नापी जाएंगी। फीलिंग्स क्या होता है, उनको महसूस किया जाता है। जैसे कहा जाता है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, तो फिर क्या होगा, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, तो भैया कितना करते हैं, 10 किलो, 5 किलो, 5 लीटर, 2 मीटर, मतलब कितना करते हैं। तो फिर क्या होगा, जो प्रेम आप कर रहे हैं, जो प्यार दे रहे हैं सफलतागंज को, उसे हम महसूस ही कर सकते हैं, नाप तो सकते नहीं है। तो फिर क्या होगा, उस चीज को हम महसूस कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, जो प्रेम होगा साथियों वो फिर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे कहा जाए मैं आपसे घृणा करता हूं, तो भैया कितनी करते हैं, पता नहीं कितने किलो करते हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, कुछ तो करते हैं, तभी तो आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे ना। तो भैया घृणा ना करिए और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा। तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, प्रेम हो गया, घृणा हो गया। जैसे कहा जाए गुस्सा या क्रोध, मुझे क्रोध आ रहा है, तो क्रोध आ रहा है अर्थात कितना आ रहा है, पता नहीं कितना आ रहा है, महसूस हो रहा है। तो फिर क्या हो जाएगा साथियों, क्रोध क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा आपका भाववाचक। जैसे कहा जाए लालिमा, कहा जाए सूर्योदय के समय लालिमा बढ़ रही है, तो फिर क्या होगा, आप महसूस कर रहे हैं कि जो धुंध था, जो कालिमा थी वो घट रही है, और जो आकाश मंडल है वो लाल दिखाई दे रहा है धीरे धीरे। फिर क्या होगा, लालिमा बढ़ रही है, आप उसे तौल नहीं पा रहे हैं कि 10 किलो बढ़ी है, 20 किलो बढ़ी है, तो लालिमा हो गया। इस तरीके से कालिमा हो जाएगा, कालिमा हो जाएगा। जैसे कहा जाए मिठास, मिठास, तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे अगर मीठा लिखा होता साथियों, तो फिर क्या होता, मीठा व्यक्तिवाचक होता, जातिवाचक होता या भाववाचक। तो मीठा तो साथियों क्या होता, मीठा होता आपका जातिवाचक, क्योंकि मीठा में क्या होता है, मीठा के तहत बहुत सारे मीठा आते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं। लेकिन जब मिठास की बात की जाए तो कहें कि मिठास बढ़ रही है, अर्थात आप इस चीज को महसूस कर रहे हैं। तो साथियों यही चीजें क्या होंगी, जिन चीजों को आप महसूस करते हैं साथियों, वही क्या होंगी, वो भाववाचक संज्ञाएं होंगी। वो क्या होंगी, भाववाचक संज्ञा होंगी। जैसे कहा जाए यौवन, यौवन, यौवन बढ़ रहा है या यौवन आ चुका है, तो मतलब क्या है, इस चीज को आपने महसूस किया है, नापा तोला है नहीं कि कितने किलो बढ़ा कितना नहीं बढ़ा, इस चीज को महसूस कर रहे हैं आप कि हाँ बढ़ रहा है। जैसे कहें बुढ़ापा, बुढ़ापा आ रहा है, तो फिर क्या होगा साथियों, ये भी महसूस किया जा रहा है कि बुढ़ापा आ रहा है या जवानी, इसे आप महसूस कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, जिन चीजों को आप महसूस करते हैं, नाप तो नहीं सकते हैं, जिन चीजों को आप साथियों महसूस करते हैं, वो साथियों क्या होती हैं, भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। क्या होती हैं, भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। तो ये तीसरा पार्ट होता है। उसके पश्चात साथियों इसी भाववाचक में जैसे साथियों लिखा होता है मानव, अगर मानव लिखा हुआ है दोस्तों, अब ये शब्द कैसा है, हमने भी बताया था, पूछा जाए कि बताइए निम्न में से कौन संज्ञा है, जातवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक। तो फिर मानव क्या है, मानव समाज के तहत पूरा मानव समाज आ रहा है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, तब तक ये क्या है साथियों, ये जातिवाचक है। लेकिन इसी में हम क्या कर दें, मानवता कर दें, तो फिर क्या होगा कि उन्होंने ऐसा किया तो उनकी मानवता थी, तो मानवता फिर साथ में क्या हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। जैसे कहा जाए वीर, वीर मतलब
बहादुर आदमी। अब वीर मतलब कौन है इसका मतलब हमें नहीं पता है, अर्थात ये क्या जातवाचक संज्ञा है, लेकिन जब इसमें लगा दें क्या वीरता, तो साथियों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। जैसे साथियों लिखा हो पुरुष, पुरुष लिखा हुआ है, अब पुरुष में क्या करते हैं हम, पुरुषत्व, पुरुषत्व हो गया, मतलब पुरुषत्व की भावना इनके तहत इनके अंदर है या किसी व्यक्ति के अंदर है, तो फिर वो क्या हो जाएगी, वो आप महसूस कर रहे हैं कि वो मानव है, उसने अच्छा काम किया है, अर्थात वो मानवता का कार्य कर रहा है, मतलब कि आपने महसूस किया वो अच्छा आदमी है, पुरुषत्व की भावना है, अच्छा आदमी है, वो वीर है, आपने उसके पराक्रम को देखा, आपने महसूस किया कि वो वीर है या बहादुर है। तो इस तरीके से जैसे कहा जाए साथियों गांधी, अब गांधी लिखा जाता है, अब गांधी शब्द क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा, जातिवाचक होगा, तो साथियों यहाँ पर ये क्या होगा, जातिवाचक होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि मोहन चंद्र गांधी के विषय में ही है, यानी कि महात्मा गांधी के विषय में, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, गांधी जाति को बता रहा है, लेकिन जब कहा जाए अब ये जातिवाचक है, अगर कहा जाए महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे व्यक्तिवाचक, तो साथियों वो हो जाएंगे व्यक्तिवाचक। लेकिन यहां पर जैसे कहा जाए गांधीवाद, गांधीवाद कह दिया जाए, तो साथियों क्या हो जाएगा, तब ये आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, तब क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। तो अभी ये जातिवाचक थी और ये क्या हो गई गांधीवाद, साथियों क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। जैसे साथियों लिखा था हिटलर, हिटलर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, क्योंकि हिटलर किसी का नाम था, और कहा जाए हिटलर शाही, हिटलर शाही मतलब कि उसी के जैसे जो लोग बिहेव करते हैं या व्यवहार करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, हिटलर शाही चल रही है, तो फिर ये क्या हो जाएगी, ये हिटलर शाही क्या हो जाएगा साथियों, भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है कि भाववाचक संज्ञा को पहचानना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो आपको इतना ध्यान देना है कि जिस चीज को आप महसूस करेंगे वो क्या होगी साथियों, भाववाचक संज्ञा होगी। उसके बाद जो आपकी चौथी होती है समूहवाचक संज्ञा, साथियों समूहवाचक संज्ञा जो होती है, अब जैसा कि शब्द को आप समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, एक समूह का बोध हो रहा है, क्या हो रहा है, एक समूह का बोध हो रहा है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर किसी चीज के कलेक्शन होना, जैसे कहा साथियों टीम, टीम, तो टीम के तहत क्या होगा, डिसाइड हो कहीं कहीं कि क्रिकेट टीम है 9 प्लेयर होंगे, रग्बी फुटबॉल है 15 प्लेयर होंगे, तो इस तरीके से क्या होगा, इनमें डिसाइड होगा, परंतु क्या होगा, कलेक्शन जरूर हुआ होगा। जैसे कहा जाए समूह, समूह कहा जाए, कहीं कहीं क्या हो रहा है, ग्रुप बन रहा है, जैसे कहा जाए कुंज, कुंज मतलब गुच्छा, इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है, क्या हो रहा है साथियों, समूह का बोध हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा, जैसे समिति की बात करें हम, समिति कुछ शब्द दिए होते हैं, समिति, समिति सभा, सभा बैठी है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, समूह का बोध हो रहा है। जैसे साथियों दिया था टी सेट, टी सेट क्या होगा साथियों, समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे कहा जाए साथियों ताश, ताश मतलब जो कार्ड होते हैं प्लेइंग कार्ड, वो क्या होते हैं, वो भी समूहवाचक संज्ञा के तहत ही आते हैं। तो आपको समिति, सभा, टीम, इस तरीके से इन शब्दों पर विशेष ध्यान देना है आपको। तो ये साथियों क्या हो जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे। तो समूहवाचक में क्या होगा, जैसे कहा जाए सेना, सेना शब्द क्या होगा, समूहवाचक में आएगा, पुलिस क्या होगा, समूहवाचक में आएगी। तो इस तरीके से जहां पर कलेक्शन होगा तो वहां पर क्या होगा साथियों, समूहवाचक संज्ञा होगी, क्या होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी। तो ये चौथा पार्ट समाप्त होता है। उसके बाद जो पांचवा साथियों होता है, पांचवा क्या होता है आपका, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा साथियों, द्रव मतलब क्या होगा, मटेरियल, अर्थात जो मटेरियल से बने हुई चीजें, वो साथियों क्या होंगी, वो साथियों होंगी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञाएं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें द्रव्यवाचक संज्ञाओं में, तो क्या आएगा साथियों, जैसे यहाँ पर हम बात करें सोना की, तो कहीं कहीं क्या है, मटेरियल है। चांदी की बात करें, लोहा की बात करें साथियों,
अब जैसे कि द्रव क्या होते हैं, द्रव तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस में ये सारी चीजें आती हैं। अब लिक्विड में बात करें तो लिक्विड में क्या होगा, पानी आ जाएगा, घी आ जाएगा, तेल आ जाएगा, तो ये लिक्विड के हो जाते हैं। और गैस की बात करें तो साथियों जैसे कहें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कौन सी संज्ञा है, द्रववाची संज्ञा है। साथियों बात करें धुआं की, धुआं कौन सी संज्ञा है साथियों, वो भी क्या है, द्रववाची संज्ञा है। द्रव जो होते हैं ये तीन भाग होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो कहीं ना कहीं अगर ठोस से बात करें तो सोना, चांदी, लोहा, पीतल इस तरीके से बनेंगे। और द्रव या लिक्विड की बात करें तो उसमें क्या होगा, वो होंगे घी, तेल, इस तरीके से पानी। और अगर हम बात करें गैस की तो ऑक्सीजन, धुआं। तो इस तरीके से क्या होगा साथियों, आपकी संज्ञा समाप्त होती। आशा करते हैं बहुत अच्छे तरीके से संज्ञा को समझ पाए होंगे। और साथ ही दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक अवश्य करना है और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है। और जो लोग नए हैं उनको सब्सक्राइब अवश्य करना है चैनल को, और क्रम को जारी रखना है आगे भी इसी तरीके से। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।